करता है, अच्छे कार्य करता है, जानने की कोशिश करते हैं कि मतलब टिकट की दावेदारी भी रही। कांग्रेस की सीटें बहुत अच्छी आ रही है। कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको मीटिंग कर रहे हैं तो है कि परमानेंट जॉब और परमानेंट अध्यक्ष। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं बैठा हूँ नजफगढ़ विधानसभा के अंदर और हमारे साथ है जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी से आते हैं, सेवा दल से आते हैं कांग्रेस कमेटी से, और कांग्रेस के एक पुराने कार्यकर्ता है, अच्छे कार्यकर्ता है। जानने की कोशिश करते हैं कि नजफगढ़ में कांग्रेस का वजूद कैसा है, कितना पुराना है और कितने सालों से नजफगढ़ विधानसभा के अंदर कांग्रेस अभी तक उसकी विधायक क्यों नहीं बने, और जो बिहार में चुनाव चल रहे हैं उसके भी हालात जानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम विवेक जी से उनका परिचय जानेंगे, थोड़ा परिचय लेते हैं पहले, फिर उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विवेक शर्मा। मैं अलका लांबा जी की कलम से, अलका लांबा जी ने NSUI का सदस्य बनाया था मेरे को 1995-96 में मेंबर बना था NSUI का। उसके बाद यूथ कांग्रेस का मैं ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी बना 2000 में, और उसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष बना कांग्रेस सेवा दल का, ब्लॉक मुख्य संगठक 1999 में। 98 के चुनाव में मेरे को ब्लॉक विधानसभा प्रभारी बनाया गया यहाँ का चुनाव प्रचार के लिए। कमल यादव जी को टिकट मिली, जिसमें कमल यादव जी यहाँ से चुनाव जीत करके गए। मेरी माता जी, जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड है, वो 1983 में, उन्होंने 82 में कांग्रेस ज्वाइन की थी, और चौधरी दिलीप सिंह जी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते थे। लोकसभा यहाँ से जो है सज्जन कुमार जी और विभिन्न कांग्रेस के यहाँ पे प्रत्याशी जीतते रहे हैं। और उसके बाद लगातार महिला कांग्रेस की महामंत्री रही दिल्ली प्रदेश की, JJ सेल की उपाध्यक्ष रही मेरी माता जी, ऑनररी मजिस्ट्रेट रहीं, और सर्किल मेंबर का चुनाव भी जीता 1982-83 के अंदर। एक चुनाव चिन्ह गाय का बछड़ा उनका चुनाव चिन्ह था उस टाइम, जो कांग्रेस का सिंबल भी होता था। तो झड़ौदा न्याय पंचायत का चुनाव भी मेरी माता जी मायावती शर्मा, स्वर्गीय माता मायावती शर्मा जी, जो कांग्रेस के गणमान्य जो स्वर्गीय रामकला डबास जी जानते थे अच्छी तरह से, और उनके साथ अच्छा परिचय था। उस टाइम वो BDC चेयरमैन हुआ करते थे मम्मी से पहले, और उसके बाद भी ब्लॉक समिति के चेयरमैन होते थे। विधायक का चुनाव भी 93 में रामकला डबास जी ने लड़ा, और वो परिवार पंडित जयकिशन शर्मा जी उससे पहले रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस यहाँ पर शुरू से ही मजबूत रही है। शुरू से यहाँ पर कांग्रेस का ग्राउंड अच्छा रहा है। सज्जन कुमार जी यहाँ से रहे, 2-3 बार लोकसभा मेंबर रिप्रेजेंटेटिव रहे। चौधरी गठबंधन की एक बार रही, उसमें भी चौधरी तारीफ सिंह जी जो आप कांग्रेस में हैं, उनके भतीजे भी कांग्रेस में हैं। और भी बहुत सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे कांग्रेस के रहे हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस यहाँ से कभी लूज़ रही है। 98 के बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ के समीकरण जो हैं, चाहे वो आप किसी भी तरह के समीकरण कह लीजिए, आपसी गुटबाजी के कारण और आपसी जो दूरियां बनी बड़े नेताओं में यहाँ नजफगढ़ में, उसके कारण जो है कांग्रेस यहाँ पर डाउन होती चली गई। और ग्राउंड वर्कर को, जो ग्राउंड वर्कर थे उनको, जैसे बीच में ग्राउंड वर्कर्स को भी टिकट मिली, लेकिन उनको जीतने नहीं दिया गया, या जो उनके गुट में नहीं थे, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लूँगा, और लेने में, क्योंकि उनमें से एक तो आज हमारी पार्टी में ही नहीं है, पंडित जयकिशन शर्मा जी जो छोड़ करके चले ही गए हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके थ्रू थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो राजनीतिक समीकरण, नजफगढ़ का जो राजनीतिक समीकरण बदला है 2003 में, जो निर्दलीय जीतते रहे यहाँ पर, बार बार जो है यहाँ पर वो हो गया, और पार्टियों का कैंडिडेट नहीं जीता। उसके बाद हमारा ये वो रहा कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि 2013 में यहाँ आम आदमी पार्टी केजरीवाल को भरने का मौका मिला। विवेक जी ने बताया कि वे कांग्रेस के बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं यहाँ से, क्योंकि एक तरह से ये लगा लो कांग्रेस परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ, क्योंकि इन्होंने बताया कि हम, इनकी माता जी भी कांग्रेस में रहे, पिताजी भी कांग्रेस में रहे, और पद पे भी रहे ना कांग्रेस के पद पे भी रहे। तो एक तरह से महिला कांग्रेस के महासचिव रहे। एक तरह से आप ये मान के चले कि इनको जो है घर के अंदर पूरा माहौल कांग्रेस का मिल गया। तो अगर हम जैसे कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं मेरी नसों में सिंदूर दौड़ रहा, तो एक तरह से देखा जाए तो इनके नसों में कांग्रेस ही दौड़ रही है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, शायद भविष्य में हम कह तो नहीं सकते, लेकिन आजकल जो माहौल बना हुआ दबाव का, तो उसके बारे में बोल नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है
कांग्रेस में इतने रन मिल गए तो शायद कांग्रेस छोड़ के तो कभी जाएंगे नहीं, चाहे नेता बने चाहे ना बने। तो अब हम इनसे कुछ सवाल जवाब देते हैं। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं, बिहार को लेके, बिहार की बात करते हैं, वो जो राहुल जी है, आपसे एक जी। बात कहना चाहूँगा। मैं अपने माध्यम से बिल्कुल एक कमिटमेंट कहना चाहता हूँ, और मैंने कांग्रेस हाई कमांड को, दिल्ली प्रदेश को भी और अपने सेवा दल में भी शपथ ले रखी है कि मरते दम तक कांग्रेस में रहूँगा, चाहे मुझे टिकट मिले, पद मिले, ना मिले। मेरी माताजी को भी कभी टिकट नहीं मिली, मतलब टिकट की दावेदारी खावी रही, लेकिन वैसी टिकट नहीं मिली एमएलए की। तो मैं खुद ये आज चैनल के माध्यम से, चाहे कोई मुझे कितना ही वो करे, लेकिन मैं समर्पित मरते दम तक कांग्रेसी था, कांग्रेसी रहूँगा, और मेरा परिवार कांग्रेसी रहेगा, चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले। ये चैनल अब आपका अगला क्वेश्चन। तो इन्होंने बता दिया कि जैसे मैं कह रहा था ना, मोदी जी कहते हैं कि मेरी नसों में सिंदूर दौड़ा, तो उसी तरह से देखे तो इनके नसों में कांग्रेस दौड़ रही है। ये तो शायद कभी पार्टी छोड़ के जाने वाले नहीं। वो अलग बात होती है, आजकल जो माहौल बना हुआ कि पीछे गुंडे लग जाते हैं या बदमाश लग जाते हैं या कुछ ना कुछ मजबूरी का फ़ायदा उठा के पार्टी चेंज करा लेते हैं, लेकिन वो तो बाद की बात है, अभी तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इन्होंने कमिटमेंट कर ही दिया कि मैं तो कांग्रेस में रहूँगा, क्योंकि पूरा माहौल, पूरा परिवार इनका कांग्रेस है। अब आगे क्वेश्चन में बिहार को लेके बात करते हैं। बिहार में आपको लगता है कि कांग्रेस सीटें निकालेगी? क्योंकि वैसे जनाधार तो कांग्रेस का बहुत अच्छा है। कल प्रियंका गांधी ने भी रैली की है, सीधा निशाना उन्होंने सीधा नीतीश कुमार को ना लेके अमित शाह पे, मोदी जी पे निशाना प्रियंका गांधी ने लगाया है। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस बिहार में आएगी? बिल्कुल, जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है, अपने पास इंटरनल रिपोर्ट जो मेरे पास है, उसमें बीजेपी की ज़मीन खिसक चुकी है। और ये जो इन्होंने सीधी सी बात है, हम ये बिल्कुल क्लियर कहने की बात कहेंगे कि वोट चोरी इन्होंने की है, वोट का इन्होंने कटवाया है, और जेन्युइन वोट जो है वो कटवाए हैं। कल एक मकान ऐसा था जहाँ पे 293 वोट थी, जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सभी बरादरी के लोग उस एड्रेस पे आते थे। ये बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल जो है प्रोपेगेंडा करा है, ये बिल्कुल मैनिपुलेटेड कर रखा है। महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए आप, चाहे हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, चाहे बिहार में भी, लेकिन बिहार में इनकी चलने वाली नहीं है। अब जनता इनको सबक सिखाने को तैयार है। परसों परले दिन की आप देख सकते हैं, खुद बीजेपी की रैली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने माइक छीन लिया और आयोजकों से, और महिला कार्यकर्ता ने, और उनका पूरा धज्जियां उड़ा दी उनकी, और महिलाओं की उनकी पूरी कह के, महिलाओं का क्या सम्मान कर रहे हो आप? ना कोई कुर्सी बैठने के लिए, ना कोई पंखा, ना कुछ और व्यवस्था नहीं। तो इससे पता लगता है कि जब बीजेपी की कार्यकर्ता ही उनके विरोध में उतर चुकी हैं, जो महिला है या जो भी, तो इसका मतलब उनकी ग्राउंड में ज़मीन खिसक चुकी है। एकजुटता, कांग्रेस की सीटें बहुत अच्छी आ रही है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है वहाँ पर, और कांग्रेस की सीटें, मैं कहता हूँ 62-63 सीटें जो हम लड़ रहे हैं, उसमें लगभग आधे से ज़्यादा सीटें हम जीत करके आएंगे, और तेजस्वी यादव वहाँ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैंने कल एक बिहार के व्यक्ति से बात की, वो तो कहने लगा कि मैं 2 दिन बाद बिहार जाऊंगा और कमल पे बटन दबा के आऊँगा। मैंने पूछा भाई क्यों कमल पे बटन, को क्या तेरी अच्छी नौकरी है क्या? तो उसने कहा कि हमें तो अच्छा राशन मिला नीतीश जी ने, और नीतीश जी ने मुझे पैसा भी दिया था मकान बनाने के लिए, तो मैं तो कमल को वोट दूंगा। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, ये सारी जो बातें हैं, ये चश्मा पहना हुआ है लोगों ने। कुछ लोग तो चश्मा पहनेंगे ही, और कुछ लोग तो जो पक्के अंध भक्त हैं, वो तो वोट दे करके ही आएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी आपको ये बता रहा हूँ, नीतीश कुमार खुद नहीं चाहता, नीतीश कुमार खुद राहुल गांधी के साथ, मैं ज़्यादा वो बात नहीं कह रहा, कमरे में ये बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार खुद चाहता है कि वो विपक्ष के साथ मिलकर सरकार बनाए, बीजेपी के साथ नहीं। ये खुद चाह रहा है नीतीश कुमार। ये मैं आपको ऑन कैमरे में बात कह रहा हूँ, कहनी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं नीतीश कुमार का, वो लोग कहते हैं कि वो भरोसा नहीं किया जा सकता। लोगों का फीडबैक है, बिहार के लोगों का, वहीं का ग्राउंड का, कि हो सकता है ऐसा भी गठबंधन बन जाए कल को कि जिसमें कांग्रेस, राजद और ये मिलके दोबारा से आ जाए। कल प्रियंका गांधी ने एक मौका भी तो दिया ना उनको, नीतीश की बुराई न करके अमित शाह की बुराई की, उसको मौका देके आप आ सकते हो। बिल्कुल ठीक हो सकती है बात, लेकिन हम तो अपनी मेहनत करेंगे। हमें तो राजद और कांग्रेस के गठबंधन और सीपीआई के गठबंधन से मतलब है, जो अभी प्रेजेंट में हम लड़ रहे हैं। जो हमारा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, साम्यवादी दल, मार्क्सवादी दल और साम्यवादी लेनिनवादी दल, और मिलकर के कांग्रेस प्लस आपकी वीआईपी पार्टी और राजद,
ये मिलकर जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो उस पर जोर दे रहे हैं। अगर ये गठबंधन जीत के आता है और तेजस्वी को जो है सीएम पद की दावेदारी इन्होंने कर भी दी है, ऐसा तो नहीं होगा जीत के आने के बाद फिर ये दल टूट जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि सेंटर में अगली कोशिश सेंटर में, अगर बिहार इनके पास आता है, हमारे पास आता है बिहार, राजद के पास और कांग्रेस के पास, तो ये फैक्ट मान लीजिए कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एसआईआर को, ये यूपी में भी जाएंगे। एसआईआर को लेके क्या कहते हो? क्योंकि एसआईआर तो इन्होंने कर दिया बिहार के अंदर, और बहुत सारी जो है वोटें भी इन्होंने काट दी है। जो दिल्ली में भी किया था, जो वोटें बढ़ी थी, महाराष्ट्र में भी किया था, हरियाणा में भी इन्होंने किया था, तीनों जगह इनकी सरकार बन गया, बिहार का नंबर लगा दिया। देखिए, चुनाव आयोग के किसी भी कार्यविधि की, कार्यप्रणाली की ना तो कांग्रेस कभी विरोधी रही है, ना हम विरोध करते हैं, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए। आपको वोट डिलीशन है, वोट एडिशन है, उसका एक तरीका है। ऐसे एसईआर यानी एसआईआर, उसका भी एक तरीका है, उसके भी एक सिस्टम है। वो सिस्टम से अगर सारी चीज़ें होते हैं, वो अगर ट्रूथफुलनेस से यानी सत्य और सही तरीके से अगर काम होता है तो ठीक है, नहीं तो अगर वो प्रेशर में काम कर रहा है अगर चुनाव आयोग कहीं, तो वो गलत है। उसी चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं। एसआईआर ठीक है क्या? नहीं, एसआईआर एसईआर जो है, जो भी सिस्टम है, इसमें क्या है, इसमें यही तो है कि बूथ लेवल के जो अधिकारी हैं उनका पार्टी को ऑथराइज किया गया है। BLA 2 यानी BLA 1 तो बना दिए सब पार्टी के, अब BLA 2 यानी कि जो बूथ एजेंट हैं वो पार्टी को अपना अपना वो बूथ अधिकारी टाइप कह दो उसको, या बूथ कार्यकर्ता कह दो उसको, बूथ प्रेसिडेंट कह दो। अब वो चुनाव आयोग की लैंग्वेज में उसको BLA 2 कहा गया है, यानी बूथ लेवल एजेंट जिसको कहा जाता है उसको BLA 2 कहा गया है। तो वो है SAIR प्रक्रिया। उसी की मीटिंग कल परसों होने भी जा रही है। हर राज्य में उसकी मीटिंग होने जा रही है, यूपी में भी चल रही है उसकी। यूपी में भी मैंने देखा है, हमारे कांग्रेस कमेटी के ज़िले में बहुत सारे मीटिंग चल रही है इस चीज़ को लेकर के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको मीटिंग कर रहे हैं। तो कोई भी, मैंने कहा ना, कोई भी प्रक्रिया गलत नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग अगर सरकार के दबाव में काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग या कोई भी एजेंसी, क्योंकि इन्होंने सारी एजेंसीज को अपना पिट्ठू बना लिया है। अब देखिए ना, संविधान की क्या धज्जियां उड़ा रहे हैं, किस तरह से संविधान को इन्होंने ताक पे रख दिया है। कोई भी चीज़ ये संवैधानिक ढंग से कर रहे हैं किसी भी तरीके। बाबा साहब का जो इतना बड़ा, अम्बेडकर जी का इतना अच्छा संविधान, इतना देश का ताना बाना जो हमारे नेहरू जी ने बनाया, इंदिरा गांधी जी ने उसको आगे बढ़ाया, राजीव जी ने उसको आगे बढ़ाया, अम्बेडकर जी ने बनाया, BN राव जी ने, सब ने मिलके, है ना, अयंगर साहब, सब ने मिलके इसको संविधान को बनाया, और सरदार पटेल ने और आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस देश का रचना करी, संविधान के अनुसार देश को। तो आज क्या हो रहा है, आज क्या, किस चीज़ को आप देखो, किसी का भी ED को दे देते हैं, वो तुरंत इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है। ED का इनकम टैक्स का दबाव देते हैं, चुनाव से पहले उनको पार्टियों में शामिल कर लेते हैं, राज्यसभा का लालच देते हैं, कोई मंत्री पद का लालच दे देते हैं। तो ये क्या है, ये सरासर बिल्कुल और बिल्कुल ये गलत ट्रैक पे चल रहा है। और मैं एक आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पिछले दिनों मैंने देखा है कि सरकारी टीचरों को, कांग्रेस के पदाधिकारियों को बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से वो प्रदर्शन कर रहे हैं या गतिविधि में शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे हैं, उनको उठा के जेल में डाल रहे। तो ये अघोषित एक तरह से डिक्टेटरशिप, इमरजेंसी लाने की कोशिश है, तानाशाही लाने की कोशिश है, अघोषित तानाशाही मोदी सरकार की। मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के? हमारे मुद्दे जो है बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार है, देश का सच्चा विकास है, और देश की हर एक जो आय है, देश का हर एक जो है वो अधिकार जो क्षेत्र है, वो सभी, मतलब देश के वंचित से वंचित जो बिल्कुल किनारे पे बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक वो पहुंचना चाहिए, चाहे वो OBC वर्ग का हो, SC वर्ग का हो, अल्पसंख्यक वर्ग का हो, चाहे वो सामान्य वर्ग में गरीब वर्ग। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को भी सुविधाएं दें। जो आपका जो गठबंधन के जो दावेदारी है CM पद के, उन्होंने ये कहा कि मैं बिहार के हर घर में सरकारी नौकरी दूंगा, ऐसा क्या संभव हो सकता है? बिल्कुल संभव हो सकता है। ठेकेदारी प्रथा तो पूरे देश में फैल चुकी है। हाँ, देखिए, ठेकेदारी प्रथा को राहुल गांधी ने कहा है, इस बात के लिए राहुल गांधी ने कहा है कि हम परमानेंट जॉब देंगे और OPS भी लाएंगे, यानी पुरानी पेंशन स्कीम लाएंगे। अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है 2029 में, और हम भगवान से अपेक्षा करते हैं, परमपिता परमेश्वर से भी, और प्लस जनता से हम अब उम्मीद करते हैं कि 2029 में हमारी सरकार आती है, तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारी टॉप लीडरशिप ने कहा है कि हम पुरानी पेंशन बहाली करेंगे। जो कि आप देख रहे हैं कि जो बाम सेव वगैरह है, जितने सरकारी कर्मचारी कितने परेशान हैं पुरानी पेंशन को लेकर। आप एक कोई भी कर्मचारी जो है आज 2006 के बाद, 2002 के बाद, 99 के बाद जो भर्ती हुआ है, उसको पेंशन नहीं है।
उसके बेचारे को 3,000, 4,000, 2,000 में पेंशन बंद है। हाँ फंड के द्वारा उसको पेंशन दी जा रही है। तो ये हमारे मुद्दे हैं कि हम परमानेंट जॉब देंगे, कच्ची नौकरियां नहीं देंगे, कच्ची नौकरियों को हम रखेंगे लेकिन हम परमानेंट रेगुलर, और अग्निवीर योजना को हम बिल्कुल उसको कहा है राहुल गांधी जी ने कि अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। इसका कोई औचित्य नहीं है, 4 साल में कुछ नहीं होता। परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, परमानेंट भर्ती की जाएगी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, कोई वो नहीं है कि ये सबसे बड़ी हमारा मुद्दा है कि परमानेंट जॉब और परमानेंट उसका वो विकास, शिक्षा में विकास, सभी को सब चीज़ों का विकास, स्वास्थ्य का विकास किया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, मेडिकल बीमा किया जाएगा, और महिलाओं को और उनको सबको ये कहा गया है कि उनको वजीफ़ा या जो भी उनकी जो है इस तरह की भी जो सुविधाएं देने की है, उनको जो एक तरह सामाजिक दायरे में ला करके सामाजिक समझौते के तहत महिलाओं को भी कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता दी जाएगी, ये कहा गया है। तो ये थे विवेक कुमार जी, जो कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता नजफगढ़ में रहते हैं, काफ़ी पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता, परिवार से भी इनका कांग्रेस में रहा, और इन्होंने अपने बेबाकी के साथ सभी सवालों के जवाब दिए, बिहार को लेके भी दिए, राहुल गांधी की विचारधारा को भी लेके दिए, और साथ में जो कांग्रेस क्या करना चाहती है देश के अंदर, उन बातों को भी इन्होंने सामने रखा। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों को पता लग सके कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भी ज़मीनी लेवल पर कितने मजबूत है, कितने श्रद्धा रखते हैं, कितने कट्टर है और किस तरह से काम करें। साथ के साथ इन्होंने साफ साफ बोला, टिकट मिले चाहे ना मिले, मैं तो ईमानदारी के साथ, कट्टरता के साथ कार्य करूंगा। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।